नमस्कार भाई सभी को, गुरुकुल दर्पण 60 के मंच पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारी कक्षा रहेगी भाग 2 अर्थात शब्द विचार का दूसरा भाग। पहला भाग हम पहले कर चुके हैं, उम्मीद है आपने पढ़ा होगा और समझा होगा। तो उसी की अगली कक्षा और वो है शब्द विचार 2 के नाम से। देखिए, आप पीछे बेटा विभिन्न वर्गीकरण शब्दों का देख चुके हैं। शब्दों का वर्गीकरण हमने एक चार्ट पीछे बनाया था, उम्मीद है वो आपने देख लिया होगा। ठीक है, ना देखा हो तो उसको देख लीजिए, क्योंकि बेटा जब तक इसकी पहली क्लास आप नहीं देखेंगे आपको यहां से समझ नहीं आएगा। तो वो जो चार्ट हमने वहां शब्दों के वर्गीकरण का बनाया था उसको आप अच्छे से समझिए। और वहां से हमने पहला बिंदु हमारा उठा लिया था, और वो बिंदु था हमारा इतिहास, शोध, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। और वहां वर्गीकरण हमारा बना था कि जी यहां शब्द आधार पर शब्द हमारे कितने प्रकार के होंगे, 5। हम पढ़ चुके थे वहां तत्सम और तद्भव शब्दों को। ये 2 वर्गीकरण हम वहां देख चुके हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो बेटा ये शब्द हैं तत् जमा सम, उसके समान और उसके समान, अर्थात हमने बात की थी संस्कृत के समान। ये शब्द बना है तत् जमा भव, उससे उत्पन्न। तो मैंने बताया था बेटा उसके समान या उससे उत्पन्न बात हो रही है हमारी किस भाषा की, संस्कृत भाषा की, देवजननी भाषा। तो अब देखिए बेटा ये जो है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, ये हमारे जो के तो होंगे संस्कृत के, और तद्भव शब्द थे निकले तो जी संस्कृत भाषा से थे, लेकिन रूप बदलकर किस में आ गए हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। वो हमारे शब्द कौन से थे, तद्भव। उस दिन बेटा चलते चलते मैंने बताया था इन दोनों शब्दों में अंतर, जो तत्सम और तद्भव शब्द होंगे इनमें अंतर आपको आना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न वहां पेपर में आपको जरूर दिखाई देगा कि 4 विकल्प में से पूछ लिया जाए कि तत्सम शब्द कौन सा है या तद्भव शब्द। तो मैंने बताया था हम इनका अंतर पढ़ेंगे आज। देखिए, यदि आपको तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर देखना है, किताबों में बेटा एक ही बात होती है, वो मैं आपको बता चुकी हूं कि लिख दिया जाएगा कि तत्सम शब्द प्रयोग में कठिन रहेंगे, प्रयोग भी हम कम करते हैं, उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से ये शब्द कठिन रहते हैं। ठीक है, इसके अंतर में यदि तद्भव शब्द की हम बात करें तो बेटा तद्भव शब्द बहुत ही आसान रहते हैं, और ज्यादातर प्रयोग हम किन शब्दों का करते हैं, तद्भव शब्दों का, क्योंकि हमने भाषा को मुख सुखार्थी बना रखा है। वो चाहे लिखने की बात हो या उच्चारण की, हम वही भाषा वही शब्द प्रयोग करते हैं जो हमारी उच्चारण में हमें सरल लगेंगे। ऐसे ही हमने वर्तनी में भी वही शब्द ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, वे शब्द जो हमें वर्तनी में सरल पड़े। तो मुख सुखार्थी भाषा प्रयोग हम करते हैं, वो उच्चारण की बात हो या लेखनी की बात हो। तो इन दोनों शब्दों में मैंने कहा था बेटा थोड़ा सा अंतर आप ध्यान रखेंगे। तो दोनों शब्दों में अंतर कैसे देखना होता है, बहुत ही सरल तरीका है। मैंने आपको 4 व्यंजन बताए थे, क्षेत्र, ज और श्र। देखते ही ध्यान आ गया होगा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। वर्णमाला में हम पढ़ चुके हैं कि ये 4 हिंदी में कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त। जहां भी ये 4 व्यंजन आपको दिखाई देंगे, याद रखिए इनसे बने शब्द सदैव क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। बात खत्म हो गई है, सीधी सी बात है, अब उदाहरण रखने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी आपको श, त्र, ज और श्र संयुक्त व्यंजन का प्रयोग दिखाई दे, वो चाहे कहीं भी होगा शब्द में, आगे पीछे या मध्य में, जहां भी ये 4 व्यंजन आपको दिखाई देंगे वो शब्द सदैव ही क्या रहेगा, तत्सम रहेगा। जैसे बेटा कितने भी शब्द लिख लीजिए आप, मैंने लिखा नेत्र, क्षेत्र, चक्षु, कहीं भी है कोई भी शब्द है, ज्ञान, जिसका उच्चारण आप ज्ञ के रूप में, ज्ञान के रूप में करते हैं, तो ये
त्र दिख गया, यहां भी त्र था, यहां श था, यहां ज था। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि संयुक्त व्यंजन का प्रयोग जहां भी होगा वो शब्द सदैव ही क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। दूसरा अंतर आप कर सकते हैं बेटा अपना, यहां से ये स्वर है आपका री, री स्वर, तो री का प्रयोग जहां भी रहेगा वो शब्द भी आपका तत्सम रहेगा। हो गए, री वाले भी हो गए। जैसे मैंने शब्द लिखा बेटा कृषि, कृत्रिम, प्रकृति, ऋषि, अर्थात यहां री का प्रयोग है, यहां भी री का प्रयोग है, यहां भी री का, और यहां तो देखो संयुक्त व्यंजन भी था। ठीक है, तो बेटा री वाले शब्द भी तत्सम होते हैं, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द भी क्या होंगे, तत्सम होंगे। दो अंतर हमें आसानी से पता लग गए हैं। तीसरी बात आप कह सकते हैं, ये दो व्यंजन थे आपके अड़ और ढ, कौन से व्यंजन थे, वर्णमाला में आपने पढ़ा था, इनको हमने याद किया था आगत व्यंजन के रूप में। इसलिए मैं बार बार कहती हूं बेटा व्याकरण को एक धागे में बांध के रखना है आपको। अब पढ़ रहे हैं आप शब्द विचार, लेकिन चर्चा बीच बीच में वर्ण की भी आ रही है। आगे आगे जैसे जाते जाएंगे बेटा पिछले जो बिंदु हैं हमारे जुड़ते जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है आपको, आरंभ से ही व्याकरण को जोड़ के रखिए, फिर जैसे जैसे आपकी व्याकरण जुड़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो अड़ को हमने किस रूप में पढ़ा है, आगत व्यंजन के रूप में पढ़ा है। इनसे बने शब्द तत्सम नहीं होंगे, ये हमेशा याद रखिए, तत्सम कभी भी नहीं होगा। अड़ और ढ आगत थे, हमारी संस्कृत भाषा की देन नहीं है, तो ये संस्कृत के नहीं है, तो इनसे बने शब्द संस्कृत के कैसे हो सकते हैं। अंतिम बात आप कह सकते हैं, ये हमने अनुस्वार पढ़ा था, ये अनुनासिक, ये भी आप पढ़ चुके हो पहले। अनुस्वार से बने शब्द लगभग, लगभग की बात करूंगी बेटा, यहां थोड़ा सा आ सकता है किसी किसी शब्द में, लगभग तत्सम होते हैं जी, लगभग तत्सम की बात हम कर रहे हैं। ये है आपकी अनुनासिक, ध्यान रखिए, अनुनासिक से बने शब्द, यहां हम लगभग की बात नहीं करेंगे, यहां हम सदैव की बात करेंगे। सदैव तद्भव होते हैं, 100% होते हैं। इसका भी एक कारण रहेगा, देखो जैसे यहां मैंने शब्द लिखा पंचम, अनुस्वार दिख रहा है, अनुस्वार दिख रहा है तो शब्द है जी तत्सम, ठीक है। और इसी पंचम को मैं हिंदी तद्भव के रूप में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, 5 क्या आ गई, अनुनासिक, तो ये शब्द आपका क्या रहेगा, तद्भव। इसका कारण ये है बेटा कि जो ये आपकी अनुनासिक है, जिसे आप चंद्र और बिंदु के रूप में याद रखते हैं, आधा चांद और उसके ऊपर बिंदु, ये इसका जो विकास था वो हमारी हिंदी भाषा में आकर हुआ था, तो पक्का इससे बने शब्द हमेशा क्या होंगे, तद्भव होंगे। तो इस प्रकार बेटा 2-3 बातें याद रख के आप तत्सम तद्भव वाला जो प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में वो आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण रटना बहुत ही मुश्किल है, कहां तक आप तत्सम और तद्भव शब्दों को रटेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इनके माध्यम से आप अंतर कर सकते हैं आसानी से, किसमें, तत्सम में और तद्भव में। अब बारी आई जी आपकी, तत्सम तद्भव के बाद शब्द आया था देशज, शब्द कौन से होते हैं जी, तोड़ लीजिए शब्द को, देश जमा ज, देश के योग में हमने ज को रखा तो शब्द हमारा क्या बन गया, देशज बन गया। अर्थात क्या अर्थ हुआ, देश में जन्मा। तो वे शब्द जो अपने ही देश में जन्मे हैं, ये शब्द बेटा सीधे होते हैं आम बोलचाल के शब्द, ध्यान रखिए, देशज कहलाते हैं। जो क्षेत्र विशेष के प्रभाव में उत्पन्न हो जाते हैं, इनके विकास का हमें कोई ज्ञान नहीं होता है। जो पेपर में पूछा गया था कि वे कौन से शब्द हैं जिनके उद्भव और विकास का ज्ञान नहीं, तो बेटा ये वही शब्द हैं आपके जिनके विकास का आपको ज्ञान नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि ये क्षेत्र के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जैसे मैंने बोला पगड़ी, लोटा, खाट, कचौद, अटकड़, ऐसे शब्द
जो किसी क्षेत्र के प्रभाव में बोले जाते हैं, इनका विकास कहाँ से हुआ ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम जिस क्षेत्र में जाते हैं ये शब्द अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, देशज शब्द, देश में जन्मे शब्द, आम बोलचाल के शब्द और इनके उद्भव का या विकास का ज्ञान हमें नहीं है। एकमात्र देशज शब्द है बेटा ऐसे। बाकी सभी शब्द, जितने भी शब्द आप पढ़ेंगे, सबका ज्ञान होता है कि किन शब्दों का विकास कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, लेकिन इन शब्दों का ज्ञान हमें नहीं है, ध्यान रखिए। अगले शब्द थे यहां विदेशज। इस शब्द को भी तोड़िए, वी के योग में देश और देश और योग में ज। वी का अर्थ होता है बेटा अन्य, देश, और जो हमने पहले पढ़ा जन्मा। शब्द को तोड़ने का, उसका विग्रह करने का, उसका शाब्दिक अर्थ ढूंढने का एकमात्र कारण ये बेटा, परिभाषा रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप शब्दों को समझिए, परिभाषा अपने आप हो जाती है। देखिए, वी का अर्थ हो गया अन्य, देश और जन्म। परिभाषा हो गई विदेश शब्दों की कि वे शब्द बेटा जो अन्य देश में जन्मे हो वो क्या कहलाए, विदेशज। और अन्य देश में अर्थात भारत से बाहर की भाषाओं के शब्द क्या कहलाएंगे, विदेशज कहलाएंगे। आप बहुत सारे विदेशज शब्द प्रयोग करते हो, अमीर, आदमी, औरत। देखने में देखिए, मैंने 3 साधारण से शब्द लिखे, देखने में आपको लगेगा कि ये हिंदी शब्द है, लेकिन बेटा ये तीनों शब्द आपके अरबी भाषा के हैं। यही कारण रहा कि बेटा हम इन शब्दों का प्रयोग इतना ज्यादा करते हैं, हमें अंतर ही नहीं लगता कि कौन सा शब्द विदेशी है और कौन सा शब्द हिंदी का है। कारण ये था कि जो हिंदी भाषा की अपनी शब्दावली थी, कठिन थी, तो जहां से जिस भाषा का शब्द हमें सरल लगा उसको हमने ग्रहण कर लिया। और ये शब्द बेटा आपके किस भाषा के हैं, अरबी भाषा के। इससे भी अलग यदि मैं बात करूं, जैसे मैंने शब्द लिखा हिंदी, हिंदी शब्द भी यदि आपको पता होगा अपने आप में किस भाषा का है, फारसी भाषा का शब्द है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पेपर के लिए, क्योंकि हिंदी शब्द बार बार पूछा गया है किस भाषा से लिया गया है, तो बेटा ये फारसी शब्द। तो इस प्रकार से हम अनेकों शब्द प्रयोग करते हैं अपने आम बोलचाल में भी, नित्य के प्रयोग में भी, कि जो अपनी भाषा के ना होकर बाहर की भाषाओं से लिए गए हैं, और ऐसे ही शब्द क्या कहलाए, विदेशी कहलाए। अगला शब्द आता था यहां पर शंकर शब्द। अंतिम भाग है 5, तत्सम तद्भव, तीसरा देशज, फिर विदेशज, और 5वां भाग इतिहास के आधार पर जो आप पढ़ रहे थे, इतिहास स्रोत उत्पत्ति के आधार पर संकर शब्द। अब इस संकर शब्द का भी टुकड़ा देखिए। संकर का क्या अर्थ होता है ये समझिए। संकर का अर्थ होता है बेटा मिश्रण, और जहां मिश्रण होगा वहां एक से अधिक चीजें तो होंगी ना मिश्रण बनाने के लिए। तो किसका मिश्रण होगा, दो भिन्न भाषाओं के मिश्रण से बना नया शब्द, से बना नया शब्द क्या कहलाएगा, संकर शब्द कहलाएगा। अर्थात भाषाएं होनी चाहिए बेटा भिन्न, अर्थात अलग अलग भाषाओं के योग से जब एक नया शब्द बनेगा वो शब्द क्या कहलाएगा, संकर शब्द। बड़ी आसानी से इन शब्दों को आप पहचान लेंगे। जैसे मैंने शब्द लिखा रेल यात्री, ये तो पता है आपको, साफ साफ दिख रहा है जी, 2 शब्द जुड़े हुए हैं। अब पेपर में पूछा जाए कि रेल यात्री शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज, विदेशज या संकर शब्द, तो बेटा देखिए 2 भिन्न भाषाएं। रेल अंग्रेजी का शब्द रहेगा, यात्री आप आसानी से पहचान सकते हैं त्र, अर्थात संयुक्त व्यंजन आ गया, तो पक्का हमारा कौन सा शब्द है, संस्कृत भाषा। और इन दोनों के योग से एक नया शब्द बन गया रेल यात्री, तो बेटा ये कहलाएगा आपका संकर शब्द। घड़ी साज, इस प्रकार से आपका छायादार, देखिए दार है फारसी शब्द और वैसे छाया आपका संस्कृत शब्द। देखिए कहां संस्कृत और कहां विदेशी भाषा।
इनके योग से एक नया शब्द बन गया। एग्जाम में ये कोई नहीं पूछेगा बेटा कौन सा शब्द किस भाषा का है, इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जहां दो शब्द एक साथ मिले हुए दिखाई देंगे वहां आपको उत्तर देना है कौन से शब्द कहलाएंगे जी, संकर शब्द कहलाएंगे, क्योंकि बेटा वो भिन्न भाषाओं से जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये थे आपके संकर शब्द, और इसी के अनुसार आपका इतिहास के आधार पर, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर 5 शब्द हो गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। परिभाषा न रटें, शब्दों को समझिए। तत्सम संस्कृत है, तद्भव संस्कृत से चले लेकिन रूप बदलकर हिंदी में आए, तद्भव बन गए। देसी शब्द बेटा आम बोलचाल के शब्द रहेंगे, क्षेत्र विशेष में अलग अलग होते हैं, इनके विकास का हमें ज्ञान नहीं है। विदेशज शब्द दूसरी भाषाओं से, भारत से बाहर की जो भाषाएं हैं, और संकर जी मिला जुला रूप अलग अलग भाषाओं का। तो ये था बेटा वर्गीकरण इतिहास के आधार पर जो शब्द आपने पढ़े 5 प्रकार के। अगला वर्गीकरण रहेगा हमारा, शब्दों का अगला वर्गीकरण हमने पढ़ा था रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं हमने पढ़ा था जी, वो 3 प्रकार के शब्द हमारे हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये 3 प्रकार के शब्द बने आपके रचना के आधार पर, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब इनको पढ़ने से पहले मैं आपको बेटा एक बात बताना चाहूंगी, एक प्रश्न और बन सकता है यहां पर। क्या? देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि शब्द संरचना की कितनी इकाइयां होती है, कि इकाई कितनी होती है, यह प्रश्न बनेगा आपका। अपने मूल रूप में ध्यान दीजिए, पहले शब्द होते हैं रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? एक सीधा सा आपको ध्यान रखना है, किसी भी शब्द को पढ़ने के बाद आपको यदि लगे कि इस शब्द का टुकड़ा नहीं हो सकता तो बेटा वो शब्द रूढ़ होगा। तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े ना हो सके, जिनके टुकड़े न हो सके, वो हमारे शब्द क्या कहलाएंगे जी? रूढ़ कहलाएंगे। टुकड़े का अर्थ ये हो गया, जैसे देखो बेटा मैंने शब्द लिख दिया नमक, मैं कहूं बेटा इसका टुकड़ा क्या आप कर सकते हैं? आप ये नहीं कहेंगे जी नम को अलग कर दिया या क को अलग कर दिया, न को अलग कर दिया या म क को अलग कर दिया। टुकड़े का अर्थ ये होता है बेटा जो टुकड़ा होगा वो सार्थक होना चाहिए। अर्थात किसी भी शब्द को यदि तोड़ा जाए, हमने शब्द लिखा भोजनालय, यदि इस शब्द का टुकड़ा किया जाए तो वो टुकड़े बेटा सार्थक होंगे। सार्थक खंड जो बनते हैं, शब्द बन गया भोजन के योग में आल्य बन गया जी। अब देखो ये शब्द भी सार्थक है और आपका ये शब्द भी सार्थक है, इससे आगे इनके टुकड़े नहीं हो सकते क्योंकि बेटा वो अर्थ नहीं देंगे। तो टुकड़े का अर्थ यही रहेगा कि जो किसी भी शब्द को तोड़ा जाए तो उसके जो खंड बने बेटा वो सार्थक रहेंगे। तो जो रूढ़ शब्द होते हैं इनके टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे नमक लिख दिया, भूख लिख दिया, प्यास हो गया, सूरज, चांद, तारे, इस प्रकार से। ठीक है, तो इन शब्दों के टुकड़े नहीं हो सकते। अब है शब्द संरचना की, शब्द बनाने की बेटा कितनी इकाइयां होती है। देखो प्रश्न ये नहीं है कि जो आपने रट लिया, जो किताब में है, परिभाषा रट ली, उदाहरण रट लिए, भेद रट लिए, वहां से जरूरी नहीं बेटा प्रश्न बने। प्रश्न जो आप पढ़ रहे हैं, परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, जो आप अंतर पढ़ रहे हैं, जो आप वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से प्रश्न बना सकता है। और ये ऐसा ही एक प्रश्न बना था कि शब्द संरचना की कितनी इकाइयां। देखो बेटा पहले मूल रूप में मैंने बताया शब्द कैसा होता है, रूढ़ होता है। अब इस रूढ़ शब्द को, जैसे ये शब्द मैंने आपके आगे रूढ़ लिख दिए हैं, इनको आगे आप कैसे बढ़ा सकते हो, उसके लिए क्या चाहिए? या तो मैं इसके पीछे कुछ जोड़ दूं, जैसे मैंने नमक शब्द में इन जोड़ दिया, आपका शब्द बन जाएगा
नमकीन बन गया। तो यहां से इन जुड़ा और जो शब्द के पीछे जुड़ता है, समझ गए होगे आप, वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। यहां पर हम आ जोड़ दें, शब्द बन जाता आपका भूखा। यहां भी आ जोड़ देते, शब्द बन जाता प्यासा। तो किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ने से आगे शब्द बढ़ सकता है, या उपसर्ग की भी बात की जा सकती है। जैसे जीवन शब्द है, मैं कह दूं बेटा आ जोड़ना, शब्द बन जाएगा आपका आजीवन। जीवन भर की आप बात कर रहे हैं, तो यहां क्या जुड़ा? उपसर्ग। भोजन जमा आलय, ये थी आपकी संधि। और ऐसे ही मैं कह दूं भोजन के लिए आलय, तो आपकी संरचना बनी वो समास। तो बेटा ये 4 इकाइयां होती हैं जो शब्द को आगे बढ़ा सकती है। प्रत्यय के योग से, उपसर्ग के योग से, संधि या समास के योग से। तो ये 4 इकाइयां थी जो शब्द संरचना की कहलाएंगी। तो शब्द संरचना की कितनी इकाइयां हो गई? 4। पहली बात, ठीक है। अब जो रूढ़ शब्द हैं जिनका आपने कहा था कि जी टुकड़े नहीं हो सकते, पहली बात बस इतना ही याद रखना, ये टुकड़े नहीं हो पाएंगे इन शब्दों के। तो बेटा इसमें कोई भी इकाई प्रयोग नहीं होगी, ना तो यहां प्रत्यय होता है, ना उपसर्ग रहेगा, संधि और समास की चर्चा भी नहीं होगी। क्योंकि जब ये चीजें जुड़ जाएंगी, ये 4 इकाइयां जुड़ जाएंगी, फिर तो आपके उन शब्दों के आप सार्थक खंड कर सकते हो ना। तो इसलिए रूढ़ शब्दों में शब्द संरचना की इकाइयों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब बात आई यौगिक शब्द कौन से होते हैं। नंबर 2, यौगिक शब्द योग से बनेंगे, नाम से दिख रहा है, योग से बनेंगे। किसके योग से? रूढ़ के योग में रूढ़ हो जाएगा, तो बेटा एक यौगिक शब्द आपका बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखो वही शब्द हम ले, भोजन रूढ़ शब्द था, आल्य रूढ़ शब्द था, 2 रूढ़ शब्द जुड़े, शब्द बन गया भोजनालय। तो ये शब्द बेटा आपका कहलाएगा यौगिक। नमकीन शब्द बिल्कुल था, पीछे हम लिखे उदाहरण, नमकीन, भूखा, प्यासा, आजीवन, ये शब्द। अर्थात कहने का ये अर्थ हो गया कि बेटा उपसर्ग भी हो सकता है। जो शब्द उपसर्ग से, प्रत्यय से, ये प्रत्यय जुड़े हैं, ये उपसर्ग जुड़ गया, ये आपकी संधि हो गई या समास। तो जो शब्द किसके योग से बनेंगे, ध्यान रखना, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास। लेकिन यहां आपको ध्यान देना है, समास जैसे ही आप लिखेंगे, यहां आपको एक याद रहे कि जो बहुव्रीहि समास होता है के अतिरिक्त, कारण भी हम बताएंगे। अर्थात जिस समास होगा, जैसे भोजनालय भोजन के लिए आलय, घुड़सवार घोड़े पर सवार, तो यहां समास होते हैं, लेकिन किसको छोड़कर? बहुव्रीहि को छोड़कर। अर्थात 4 इकाइयां प्रयोग हो गई हैं बेटा, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास। लेकिन कौन नहीं है समास में? बहुव्रीहि नहीं। क्या कारण रहा जी? सारे समास आप शामिल कर रहे हो, आप इस समास को छोड़ रहे हो। देखिए बेटा अगले शब्द देखिए, वहां आपको पता लगेगा। अगले शब्द है बेटा योग रूढ़ शब्द। ध्यान रखना, इन्हीं शब्दों को कहा जाता है विशेष अर्थ वाले शब्द। कैसे शब्द होंगे जी? विशेष अर्थ वाले होंगे। यहां पर जो आपने कहा था ना कि बहुव्रीहि समास नहीं होगा, किन शब्दों में? यौगिक शब्दों में। जो आपके योग रूढ़ शब्द है वहां आपका आएगा बहुव्रीहि समास। इसका क्या अर्थ हो गया? क्योंकि बेटा पहले ही बात कर चुके हैं, ये शब्द होते हैं जी विशेष अर्थ वाले, और जो आपका ये समास होता है ना बहुव्रीहि समास, ये समास होता है विशेष अर्थ वाला। तो विशेष अर्थ वाले जो शब्द होंगे
वो क्या कहलाएंगे, योगरूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे देखो यहां शब्द था भोजनालय, ठीक है, साधारण शब्द था, कोई विशेष अर्थ नहीं था भोजन के लिए आलय। यहां शब्द क्या हो सकता है, ये भी आप रूढ़ के योग में रूढ़ कह सकते हो, इसमें गलत नहीं होगा। देखिए जैसे मैं कहूं गज शब्द है, रूढ़ शब्द है ना, क्योंकि सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। और गज और अगला शब्द हमने योग में कर दिया आनन, दोनों रूढ़ शब्द हैं। जैसे ही ये शब्द जुड़ेगा शब्द बन जाएगा गजानन। अब ये शब्द देखिए, गजानन क्या होता है, किसके लिए प्रयोग होगा आपको पता है, गणेश के लिए प्रयोग होता है जी। तो इस शब्द ने बेटा विशेष अर्थ दिया है, और विशेष अर्थ वाला यौगिक ना होकर क्या कहलाएगा, योगरूढ़ कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। देखिए कुछ भी नहीं है बेटा, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, किसके आधार पर, रचना, बनावट, संरचना की हम बात करेंगे। रूढ़ शब्द याद रखिए खंड नहीं हो सकते, ऐसा कह लें, खंड नहीं होते इन शब्दों के, ठीक है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, चारों इकाइयां हमने प्रयोग कर ली। ये चारों इकाइयां यहां नहीं होंगी, ध्यान आपको ये रखना है। और जब ये इकाइयां नहीं होंगी तो बेटा उस शब्द के खंड कैसे करोगे आप, ठीक है। यौगिक में चारों इकाइयां होती है बेटा, उपसर्ग भी होता है, संधि भी होती है, समास भी होगा, लेकिन याद रखिए बहुव्रीहि नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, और प्रत्यय भी होगा। तो चारों इकाइयां प्रयोग हो गई। योगरूढ़ में याद रख लीजिए वही बहुव्रीहि समास वाले सारे शब्द आपके योगरूढ़ शब्द होंगे। अंतर कैसे करेंगे, जैसे ही कोई शब्द मिले, जैसे हमने शब्द लिख लिया चांद, कोई पूछ ले कौन सा शब्द है, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। बेटा चांद है, टुकड़े नहीं हो सकते, खंड नहीं हो सकते, सीधा उत्तर दीजिए जी रूढ़ शब्द। हमने आगे शब्द लिखा पुस्तकालय, योग से तो बन गया, पुस्तक और आलय के योग से बना है, योग से बना है तो जी रूढ़ तो होगा नहीं, यौगिक या योगरूढ़। तो बेटा ये कैसा शब्द है, पुस्तक के लिए आलय, साधारण शब्द है, तत्पुरुष समास है, के लिए, तो ये आपका कौन सा हो गया, यौगिक शब्द हो गया। जैसे ही मैं कहूं बेटा नीलकंठ शब्द, बताइए कौन सा समास, विक्रय क्या कहता है, नीला है कंठ जिसका, कौन आया उत्तर में, शिव। तो बेटा इन शब्द ने विशेष अर्थ दिया। योगरूढ़ शब्द होते हैं, ध्यान रखना है, विशेष अर्थ वाले, ये विशेषता आप यहां याद रखेंगे। और जैसे ही विशेष अर्थ निकला तो आपका शब्द बन गया ये योगरूढ़। इतना अंतर होता है इन शब्दों। तो जो कोई भी शब्द विशेष अर्थ देगा वो आप योगरूढ़ में रखेंगे, टुकड़े हो सकते हैं लेकिन सामान्य अर्थ का रहेगा वो आपका शब्द यौगिक रहेगा, और जिसके टुकड़े या खंड नहीं हो सकते वो शब्द क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। तो ये वर्गीकरण था रचना के आधार पर। अगला वर्गीकरण देखिए नंबर 3, 2 हम कर चुके हैं बेटा, प्रयोग के आधार पर शब्द। यहां शब्द हमने पढ़े थे 3 प्रकार के, सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द, और तीसरे शब्द थे बेटा अर्ध तकनीकी। पीछे हम चार्ट बना चुके हैं पिछली कक्षा में, आपको याद हो चुका होगा, नहीं हुआ तो उसको कर लीजिए, क्योंकि बेटा ये तो प्रश्न बनेगा कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये पहले तो ये बताओ कि कितने प्रकार के, 3, कौन कौन से हैं, सामान्य, तकनीकी और अर्ध तकनीकी। क्या होते हैं सामान्य शब्द, बस वही जैसा नाम है, नित्य प्रयोग होने वाले शब्द।
होने वाले शब्द। ज्यादा परिभाषा रटने पर, लिखने पर ज्यादा जोर मत बनाइए, शब्द को समझिए। सामान्य शब्द कैसे होते, जो रोजमर्रा के कार्य में प्रयोग होते हैं, जीवन में हम प्रयोग करते हैं, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, ऐसे शब्द बेटा जिनका कोई आपको समझाने की आवश्यकता ना पड़े। उठना हो गया, बैठना हो गया, चलना हो गया, खाना हो गया, दिन रात, ऐसे शब्द सबको पता है इन शब्दों का क्या अर्थ, समझाने की आवश्यकता नहीं होती। तो बेटा ये शब्द होते हैं सामान्य। तकनीकी शब्द कैसे होंगे, तकनीकी शब्द होंगे बेटा टेक्निकल वर्ड्स, आप समझ गए होंगे। ये शब्द ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग होते हैं। इस बात का अर्थ हो गया कि बेटा इन शब्दों का प्रयोग विशेष क्षेत्र में किया जाता है। जैसे मैं कह दूं आपको कवथनांक, कवथनांक शब्द है, गलनांक शब्द है, गुरुत्वाकर्षण शब्द है, ऐसे शब्द बेटा जिनका उसी क्षेत्र में रहने वाला या उस क्षेत्र में पढ़ने वाला आपको बता सकता है कि ये शब्द क्या अर्थ रखेंगे। ये थे नित्य के प्रयोग होने वाले शब्द। इन शब्दों में क्या अंतर आया, किसी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं। और दूसरी बात जो आपको विशेष ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि इन शब्दों की विशेष परिभाषा होती है। इन शब्दों का कोई एक अर्थ नहीं होता है। शब्द कुछ ऐसे होते हैं बेटा जिनको परिभाषा के तौर पर समझाया जा सकता है। तो जैसे कवथनांक लिखा, गलनांक लिखा, इन शब्दों का एक अर्थ आप नहीं दे सकते, इनकी आपको क्या देनी पड़ेगी, परिभाषा। तो ये शब्द होते हैं बेटा विशेष परिभाषा वाले, इसलिए याद रखिए इन्हीं शब्दों को कहा जाता है पारिभाषिक शब्द। तकनीकी शब्द या पारिभाषिक शब्द बेटा एक ही होते हैं, नाम से ही हो गया ना, पारिभाषिक अर्थात जिनकी परिभाषा। जैसे आसान सा उदाहरण लें, मैंने शब्द लिखा कानून। यदि आपसे कहा जाए कानून क्या होता है, तो शायद आप अर्थ नहीं देंगे, क्योंकि अर्थ हो ही नहीं सकता इस शब्द का। इस शब्द की क्या आएगी, एक पूरी पूरी परिभाषा निकल कर बाहर आएगी। तो इन शब्दों का जैसे हिंदी भाषा से ही जोड़ दे, मैंने रस शब्द का प्रयोग किया है। आप कहें जी रस क्या होता है, तो बेटा इसको मैं काव्य से जोड़कर इसकी परिभाषा बताऊंगी कि किसी भी काव्य कविता को पढ़कर, किसी भी कवि की रचना को पढ़कर जिस आनंद की अनुभूति पाठक या श्रोता करता है वो क्या कहलाता है, रस। तो एक लंबी चौड़ी परिभाषा आपको दी गई। तो याद रखिए तकनीकी शब्दों का बेटा अर्थ नहीं होता, इनकी क्या होती है, पूरी परिभाषा होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। यहाँ ये अर्ध तकनीकी शब्द ये तकनीकी थे, और जब ये तकनीकी शब्द अर्थात जिनकी बेटा विशेष परिभाषा थी, तकनीकी शब्द जब आम बोलचाल में शामिल हो जाते हैं, चाल में प्रयोग होने लग जाए, तो बेटा वो आपके क्या बन जाएंगे, अर्ध तकनीकी बन जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। यही शब्द थे तकनीकी, जब हम इनको आम बोलचाल में ले आएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, अर्ध तकनीकी। जैसे सामान्य बोलचाल में कह देते हैं चुप हो जाओ, ज्यादा कानून मत सिखाओ, तो बेटा वो कानून शब्द क्या था, तकनीकी। किसी ने आपको सामान्य से सलाह दे दी, आपको गुस्सा है, आपने कह दिया चुप हो जाओ, कानून मत सिखाओ, तो बेटा वो कानून, वो धाराएं, वो संविधान के आपको अनुच्छेद थोड़ी ना गिनवा रहा था। तो जब ये शब्द यहां आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अर्ध तकनीकी शब्द बन जाएगा। तो बेटा है यही शब्द, लेकिन ध्यान रखना है आम बोलचाल में आएंगे तो क्या बन जाएंगे, अर्ध तकनीकी। अन्यथा बेटा इन शब्दों की विशेष परिभाषा होती है और इन्हें पारिभाषिक कहा जाता है। ये शब्द है ये साधारण रूप से चलने वाले, नित्य जो आप रोज प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग के आधार पर शब्द बने आपके तीन प्रकार के, सामान्य, तकनीकी और अर्ध तकनीकी। तो बेटा तीन वर्गीकरण आपके आज हो चुके हैं, शोध इतिहास के आधार पर, तत्सम तद्भव, देसी विदेशी और संकर। रचना बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और तीसरा प्रयोग के आधार पर सामान्य, तकनीकी और अर्ध तकनीकी।
उम्मीद है यहाँ तक का वर्गीकरण आपको समझ आया होगा। वर्गीकरण 2 और बचते हैं, वो हम अगली कक्षा में लेंगे। आप इन्हीं को अच्छे से पढ़िए, शब्दों में अंतर करना सीखिए कि किस शब्द को किस प्रकार से पढ़ा जाए और किस वर्गीकरण में हम उसको शामिल कर सकते हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। धन्यवाद।